हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो बैक बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। और वो एक नए लेक्चर में एक नए कंसेप्ट की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक बेटा वैसे हमने दो कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ लिए हैं। एक इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, एक इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। वो तो लिखा कुछ नया नहीं है, पर ये दो नए कंसेप्ट हम कर चुके हैं। तो वो आज एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमने शेयर्स में कभी नहीं पढ़ा। ठीक है जी, मुझे कंसेप्ट नंबर बता दो। 82 है ना? तो वो लिखना फटाफट से। कंसेप्ट नंबर 82। जल्दी करो बेटा, स्पीड में लिखो। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए स्पीड बढ़ाना पहले से। समझते हैं बेटा इसको। और वो हमने लिखा है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश पढ़ चुके, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश पढ़ चुके, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बेटा ये कोलेटरल सिक्योरिटी का क्या मतलब है? बाबू, आपने बैंक से लोन लिया 50 lakhs। बेटा बैंक आपको हमेशा कहेगा कि हम सिक्योर्ड लोन देते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करो, गिरवी रखो। ठीक है, और वो मार्जिन रिक्वायरमेंट वाली बात ऐसे दे सकते। 50 लाख की सिक्योरिटी गिरवी रख के तो काम नहीं चलेगा। बैंक क्या चाहेगा? वो 25% का मार्जिन भी मेंटेन करे। तो बैंक आपसे कहेगा जी कुछ ज्यादा की सिक्योरिटी रखो, मेरे को तो लगभग 70 लाख की सिक्योरिटी चाहिए। आपने क्या करा बेटा? 70 लाख का एक घर रख दिया। ठीक है जी। वो बैंक आपसे ना कई बार डिमांड करता है सेकेंडरी सिक्योरिटी की। ये जो घर मॉर्टगेज हुआ, इट इज द प्राइमरी सिक्योरिटी। बैंक ने कहा जी मुझे सेकेंडरी सिक्योरिटी भी चाहिए, और आपने सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पर अपनी कंपनी के डिबेंचर भी इशू करके दे दिए 70 लाख रुपए के। ये मान लो बेटा 9% डिबेंचर्स है, 9% डिबेंचर्स हैं बेटा, 70 लाख रुपए के ये भी दे दिए। बेटा ये ऐसा कोलेटरल सिक्योरिटी दिए, ऐसा सेकेंडरी सिक्योरिटी दिए। अब कुछ बातें मेरी सुनना जो बुक कभी नहीं बोलती, मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, ऐसे याद रखोगे, कभी नहीं फंसोगे। बेटा मैं इनको अपनी भाषा में बोलता हूँ डेड डिबेंचर्स। आप जिंदा नहीं हो, आप मरे हुए डिबेंचर्स हो। क्योंकि अच्छा, अगर मैंने डिबेंचर दे दिए तो कई बच्चों का क्वेश्चन उठेगा, क्या भैया अगर हमने 50 लाख का लोन लिया है, 50 लाख पे भी ब्याज देंगे और ये भी 9% ब्याज देंगे? नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो, दो बार हम क्यों ब्याज देंगे? ये डेड डिबेंचर्स होंगे। ये जिंदा कब हो जाएंगे? जब बेटा जिस दिन आपने बेटा बैंक की कोई भी इंस्टॉलमेंट रोक ली। मैंने 50 लाख का लोन लिया, मान लो मेरी इंस्टॉलमेंट आ रही है, कुछ भी समझ लो 1 लाख रुपए महीना। जिस दिन मैंने कोई भी इंस्टॉलमेंट रोकी, वो ओवरलैप हुई, टाइम पीरियड निकल गया, ड्यू डेट निकल गई, ये डिबेंचर जिंदा हो जाएंगे। अगर ये जिंदा हो गए ना, फिर डबल मर जाओगे। एक तो इसकी ब्याज देनी है लोन की, फिर इसकी भी ब्याज देनी पड़ जाएगी। समझ में आ रही है बात? अदरवाइज ये डिबेंचर डेड ही रहेंगे, ये डिबेंचर जिंदा नहीं होंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आती है बात? बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जानना है, वो जान लेंगे। कंसेप्ट समझ में आया? जर्नल एंट्रीज क्या होंगी और क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ये जानना है, ये जान लेते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। और बेटा ये जान लेते हैं क्वेश्चन के साथ ही, मुझे लगता है वो ज्यादा बढ़िया होगा। ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। पढ़ते हैं जी। कहता है बेटा अ कंपनी हैड ₹10 lakh 9% आउटस्टैंडिंग डिबेंचर एज ऑन 1 अप्रैल 2021। कहता है कंपनी के पास 10 लाख रुपए के 9% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं अप्रैल 21 को। अच्छा जी। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक अ लोन ऑफ 2 lakh फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर विच कंपनी प्लेस द बैंक डिबेंचर फॉर ₹2,50,000 एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कहता है आपने एसबीआई से 2 लाख का लोन लिया और 2.5 लाख रुपए के डिबेंचर क्या कर दिए, कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू कर दिए। बहुत बढ़िया। कहता है पास जर्नल एंट्री इफ एनी ऑल्सो शो हाउ द डिबेंचर एंड द बैंक लोन विल अपीयर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट। ये मैं करके दिखाऊंगा पक्का से, और ये मुझे 31 मार्च 22 के लिए बता। बहुत बढ़िया।
कहता है जर्नल एंट्री बताओ और बैलेंस शीट में भी बताओ ये कैसे अपीयर करते। बिल्कुल बढ़िया, करते हैं जी। वो दो अलग अलग मेथड है इस क्वेश्चन को करने के, पहले फर्स्ट मेथड फिर सेकंड मेथड, और यही खा जाएगा हमारे 20 मिनट। कोई दिक्कत नहीं, हमें टेंशन नहीं है, मुझे 20 मिनट की कोई टेंशन नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बेटा पहले हम कर रहे हैं फर्स्ट मेथड के थ्रू क्वेश्चन। बाबू 2 लाख का लोन लिया, 2.5 लाख रुपए के डिवेंचर्स दिए, पर ये डिवेंचर कैसे, मैं हमेशा बोलता हूँ डेड डिवेंचर्स। जब तक लोन ना रोको, जब तक किस्त ना रोको तब तक डेड है। लोन रोक लिया बैंक का, किस्त रोक ली, सर फिर ये जिंदा हो गए, फिर डबल मरोगे। ठीक है बाबू, आपने लोन लिया, पैसे आए, पैसे जब भी आते हैं कैश या बैंक डेबिट, ठीक है जी, बैंक की डेबिट। लोन लिया, कम कैश तो देता ही नहीं कोई बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, आपका बैंक बैलेंस बढ़ा दिया जाएगा, आपके ऊपर एक लाइबिलिटी आ जाएगी जिसका नाम है बैंक लोन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, 2 लाख रुपए का बैंक लोन है। अभी बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी बाबू, एक ही एंट्री होनी है, दूसरी कोई एंट्री नहीं होनी। देखो दूसरी एंट्री बच्चा कह सकता है जी डिवेंचर इशू है, बेटा डेड डिवेंचर है, चलो डिवेंचर को क्रेडिट कर भी दूं, डिवेंचर इशू है, डेबिट किसको करूं, कैश, कैसा, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स आई, कुछ आया ही नहीं आ रहा ना समझ, छोड़ दो, एक ही एंट्री है, बैंक टू बैंक। बैलेंस शीट में कैसे अपीयर करना है वो सीखो। सर फॉर्मेट याद होगा, पर्टिकुलर याद है, कुछ नहीं पता। नोट नंबर, फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट ईयर which is figure as at the end of previous year। नोट नंबर 1 बनाऊंगा, इसने बोला कंपनी के पास 1 अप्रैल 2021 को आउटस्टैंडिंग डिबेंचर थे 10 लाख रुपए के। अगर 1 अप्रैल 21 को थे, अगर 1 अप्रैल 21 को थे, ऑब्वियसली बात है पिछले दिन भी होंगे 31 मार्च 21 को, तभी तो बोल रहा है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर चल रहे हैं, तो 10 लाख के तो मेरे ऊपर पहले डिबेंचर चल रहे हैं। ठीक है जी बाबू, कौन सी हेडिंग कौन सी सब हेडिंग, कौन सी हेडिंग कौन सी सब हेडिंग, याद ही नहीं आ रहा, नॉन करंट लाइबिलिटीज, कुछ याद आया, एल्डोल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसी का पार्ट होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का ही पार्ट होता है डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का ही पार्ट होता है डिबेंचर। पिछले साल के तो 10 लाख मैंने रिकॉर्ड कर दिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, इस साल के रिकॉर्ड करने हैं। तो वो पिछले साल के लिए कभी कोई नोट नहीं लिखा जाता, क्योंकि जब पिछले साल बैलेंस शीट बनी होगी तो इसके बारे में बहुत खुल के समझाया होगा आपने नोट नंबर में। पर बाबू अब जो मैंने करंट ईयर में कैलकुलेशन करनी है इसके बारे में खुल के समझाओ अपने स्टेक होल्डर्स को कि फिगर कहाँ से आई क्यों आई। तो बेटा मैं समझाना शुरू कर रहा हूँ नोट नंबर 1 में। नोट नंबर 1, सबसे पहले मैंने लिखा डिबेंचर आउटस्टैंडिंग 10 लाख रुपए, और ये डिबेंचर आउटस्टैंडिंग कब है, एज ऑन 1 अप्रैल 21। बेटा इसके ब्रैकेट में एक चीज लिखना कभी मत भूलना, क्या, इन एडिशन टू दिस, इन एडिशन टू दिस डिबेंचर वर्थ रूपी, डिबेंचर वर्थ रूपी 2,50,000 were issued as collateral security, as collateral security। बेटा प्रेजेंट करने का तरीका है, मैंने बताया डिवेंचर तो अभी भी मेरे पास 10 लाख रुपए के ही है, पर मैंने 2.5 लाख रुपए के डिवेंचर इशू कर दिए जो मरे हुए डिवेंचर है, पर मैंने कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आई बात? ठीक है जी बाबू, लेकिन मैंने जर्नल एंट्री करी है बैंक टू बैंक लोन, कहीं तो जाएगी बैलेंस शीट में, एक बैंक और एक बैंक लोन। बैंक लोन कहाँ जाता है,
अगेन बैंक लोन कहाँ जाता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाता है। बैंक लोन 2 लाख, 2 लाख का बैंक लोन लिया। अगेन इसके ब्रैकेट में भी कुछ लिखना है, ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर वर्थ रुपी 2.5 लाख। बाबू प्रेजेंट करने का बस तरीका है ये, और कुछ भी नहीं, यानी कि करंट ईयर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग 12 लाख है। अब बाबू मेरे स्टेक होल्डर, मेरे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंगल से सोचो, उसने यहाँ देखा अच्छा नोट नंबर में 12 लाख कहाँ से आया, उसने नोट पढ़ा, उसने देखा अच्छा 10 लाख के तो आउटस्टैंडिंग डिवेंचर थे, 2 लाख के इशू हुए। मैंने बड़ा बड़ा दोनों जगह पे मेंशन किया हुआ है, कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे मैंने डिवेंचर दिए हुए हैं, यानी कि कल को लायबिलिटी राइज हो सकती है अगर कंपनी बैंक लोन ना दे तो 2 लाख का। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात क्लियर हो गई, समझ आई बात अभी तक, पक्का से आगे बढ़ जाए बेटा, बस इतना सा था फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में थोड़ा सा चेंज होगा, करें वो चेंज, ठीक है। फर्स्ट मेथड से आपका इंटरेस्ट खत्म ना हो इसी वजह से मैंने पहले नहीं बताया, अब बता रहा हूं, मैं किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट मेथड नहीं लगाता, ठीक है जी, हर में सेकेंड मेथड लगाऊंगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना चेंज क्या हो, ठीक है, चलो जी। अब सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में फर्स्ट मेथड की तरह पहली जर्नल एंट्री से बैंक से लोन लिया, एंट्री क्या होगी, बैंक तो बैंक लोन 2 लाख, 2.5 लाख रुपए के डिवेंचर दे दिया आपने, इशू कर दिया। बाबू डिवेंचर इशू करने की एंट्री करो जी। बाबू जैसे शेयर हमेशा जब भी इशू होंगे शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी, डिवेंचर जब भी इशू होंगे डिवेंचर क्रेडिट होंगे, जितने परसेंट वाले होंगे वो लिख लेना। अब मुद्दा ये होता है डेबिट किसको करो, क्योंकि तो डेड डिवेंचर है ना बेटा, डेबिट के लिए वर्ड लगाओ आप डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। और आई एम श्योर कि सस्पेंस का मतलब आप समझ गए होंगे, अभी तो मुझे भी नहीं पता है डिवेंचर जिंदा हो भी पाएंगे या नहीं, इसलिए मैं वर्ड लगा रहा हूँ डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर, डिवेंचर इशू होंगे तो डिवेंचर क्रेडिट, डेबिट साइड में मैंने वर्ड क्या लगाया डिवेंचर सस्पेंस। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, क्लियर बात। बैलेंस शीट में इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे बेटा, पिछले साल को तो एज इट इज करेंगे, करंट ईयर में क्या चेंज होगा ये देख लेते हैं, ठीक है जी। चाहिए फिगर 12 लाख ही आ जाए सेम, लेकिन मैं पहले कैलकुलेट करूंगा तब लिख, ठीक है जी, सामने देखिए बाबू, करंट ईयर में चेंज क्या होगा ये थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना पड़ेगा बेटा। हमने लिखा डिवेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2021, कितने डिवेंचर आउटस्टैंडिंग थे, 10 लाख। पहले देखा मैंने, आपने कहा लिखा था, बाहर लिखा था मैंने, और ब्रैकेट में एक लाइन लिखी थी, इन एडिशन टू दिस डिवेंचर वर्थ रुपी 2,50,000 वर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो जो मैंने ब्रैकेट में बात लिखी, मैं कभी नहीं कहूंगा आपको एज इट इज रट लो यही लाइन लिखनी है, बुक शायद मेरे जैसा नहीं लिखती, बस मतलब ये समझाना है कि हमने डिवेंचर 2.5 लाख रुपए के कोलेटरल के तौर पे इशू किए हैं। अब वो जिस वोकैबुलरी से आप समझा सकते हो समझाते, ठीक है जी, आगे बढ़ाए बात को। बाबू मैंने डिवेंचर इशू करे 10 लाख रुपए के, बेटा इस एंट्री में भी डिवेंचर आए, अगर जर्नल एंट्री में आए तो बैलेंस शीट में तो पहुंचेंगे, अच्छा पहुंचाओ, डिवेंचर को क्रेडिट करो 2.5 लाख रुपए और कर दिया जी। बाबू डिवेंचर इशूड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000, साल भर में कितने डिवेंचर हुए, 2.5 लाख की इशू, जो जो क्रेडिट होता है सब लाइबिलिटी में जाएगा, ये आप जहां मैं लिख रहा हूं बाद में अल्टीमेटली जाते लाइबिलिटी में ना बेटा, ये डेबिट है, कहां जाना चाहिए, एसेट्स में जाना चाहिए, डिवेंचर सस्पेंस डेबिट एसेट्स में जाना चाहिए। दो तरीके हैं, कंपनी लॉ कहता है, और ऐसा तो आप हम पढ़ भी चुके हैं पार्टनरशिप में भी, चाहे मैं चाहूं तो एसेट्स में दिखा दूं, ऐसा भी तो कर सकता हूँ लाइबिलिटी में माइनस करके दिखा दूं, कंपनी लोग कहते हैं इसको लाइबिलिटी में माइनस करके दिखा, कहाँ माइनस होगा, यही माइनस होगा, यही माइनस होगा, माइनस
डिबेंचर सस्पेंस, जहां डिबेंचर को ऐड करा वहीं माइनस कर दो, डिबेंचर सस्पेंस कितने रुपए, 2.5 लाख रुपए। यानी कि अल्टीमेटली बाहर फिगर वही आ गई जो थोड़ी देर पहले आ रखी थी, 10 लाख रुपए। पर ये जर्नल एंट्री पूरी रिकॉर्ड हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। पहले मेथड में यहाँ ब्रैकेट लिखते थे, यहाँ ब्रैकेट नहीं लिखते। स्टेक होल्डर को क्लियरली पता लगेगा देख के, अच्छा पिछले साल 10 लाख के आउटस्टैंडिंग डिवेंचर थे, इस बार डिवेंचर इशू तो है 2.5 लाख के, डिवेंचर सस्पेंस का नाम माइनस कर रखा है। अच्छा इन दोनों से उसको आइडिया लग जाएगा कि आपने लोन पर कोलेटरल सिक्योरिटी दी है 2.5 लाख, है ना। अगर उस स्टेटमेंट से आइडिया लग रहा था तो आइडिया तो इस बात से भी लग जाएगा। ठीक है, अब इस एंट्री को पोस्ट करने की सोचो। एंट्री क्या हुई है, बैंक टू बैंक लोन। बैंक लोन किसका पार्ट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का ही। तो आपने लिखा बैंक लोन 2 लाख और ये स्टेटमेंट एज इट इज। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, यानी कि वही आंसर आया जो पहले मेथड का था। वो तो पता ही था आंसर कभी बदलना ही नहीं है, तभी तो चॉइस होती है फर्स्ट और सेकंड। पर हम हमेशा सेकंड में बिलीव करते हैं, ध्यान रखना सीबीएसई फर्स्ट नहीं करेंगे यूज। ठीक है, यानी कि 2 एंट्री होंगी, बैंक टू बैंक लोन, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। ठीक है जी, इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट में, जहां डिवेंचर को ऐड करोगे वहीं ये माइनस हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली नेट इफेक्ट इज 0, क्योंकि डेट है ना डिवेंचर, नेट इफेक्ट तो 0 ही रहेगा। क्लियर बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 19 इन्होंने दोनों मेथड से किया हुआ है। ये है मेथड 2, बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। ये देखो प्रेजेंटेशन लगभग वही। ठीक है जी, आगे बढ़े, पढ़ना चला 19। मेघनाथ लिमिटेड took a loan of 1,20,000 from a bank and deposited 1,400 8% debenture of 100 each as a collateral security along with the primary security of rupee 2 lakh. Company again took a loan of 18,000 after 2 months from a bank and deposited 1,000 8% debenture of 100 each as a collateral security. नेसेसरी जर्नल एंट्री और बाद में बेटा उसको रिप्रेजेंट करना है बैलेंस शीट में। एंट्री क्या होगी, बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। बैंक टू बैंक लोन 1 लाख दीजिए, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर 1,40,000। बाबू बैंक टू बैंक लोन 80,000, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर 1 लाख। 4 एंट्री हुई, एक 2 बार लोन लिया, दोनों बार डिबेंचर इशू करे। बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना कर देंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं आती है सारी चीजें। जितना डिबेंचर ऐड हुआ होगा उतना डिबेंचर सस्पेंस माइनस हुआ होगा, 240 ऐड हुआ 240 से माइनस हो गया। बैंक लोन है 2 लाख का, बस वो चला जाएगा अल्टीमेटली, लेकिन ये दिखाना है सब कुछ। और बैंक लोन के ब्रैकेट में लिखना मत भूलना, ऑन कलेक्टरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर वर्थ रुपी 2,40,000। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू 2 से 3 मिनट है आपके पास ये क्वेश्चन करने के लिए। अगर समझ में आ गया तो बता देना, अगर समझ में ना आ रहा हो तो समय बर्बाद नहीं करेंगे, मैं कर दूंगा पहले। ठीक है, फटाफट से करना ट्राई, जल्दी से। चलो मैं कर रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 20 सुन। कहता है ए लिमिटेड कंपनी इशूड डिबेंचर ऑफ रुपी 1 लाख विच वर इशूड एज फॉलो। एक कंपनी है ए लिमिटेड, 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे ऐसे ऐसे। अच्छा जी, कहता है फॉर कैश, कैश के लिए इशू करे, 90% कैश आपके पास आ रहा है। ठीक है, कितने रुपए के डिवेंचर इशू करे, 50,000 रुपए के। अच्छा क्या बताऊं, अगर मैं 50,000 के डिवेंचर दे रहा हूँ और 90% आ रहा है, मतलब 45,000 आ रहा है, आपको नहीं लगता डिस्काउंट पर इशू हुए, आपको नहीं लगता डिस्काउंट पर इशू हुए हैं? और डिस्काउंट और या प्रीमियम हमेशा ड्यू की एंट्री में होता है, पैसे आने आते टाइम कभी नहीं सोचता किस बात का। 45,000 रुपए आ गए, लमसम की एंट्री सोचो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर, यही तो होगी दूसरी एंट्री। इसके सामने 45,000 रुपए, डिस्काउंट के सामने 5,000 और डिवेंचर कितने इशू करे, 50,000। नॉमिनल का मतलब कुछ और नहीं, फेस वैल्यू से। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़े। कहता है फॉर क्रेडिटर फॉर 20,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम। कहता है क्रेडिटर को देने हैं 20,000 रुपए की कैपेक्स खरीदी है। कैपेक्स मतलब
कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट्स खरीदी है, एसेट्स खरीदी है, वेंडर को पैसे देने हैं, देने 20,000 है, कहते हैं 25,000 के डिबेंचर इशू कर रखे हैं, इसके सामने लिख रखा है, यानी कि अगेन डिस्काउंट। और क्या, 25,000 की चीज दे रहा हूँ, 20,000 का सामान एसेट्स ला, तो नुकसान ही तो खा रहा हूँ। एंट्री क्या होगी, एसेट्स टू वेंडर 20,000 20,000, वेंडर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर्स, डिबेंचर के सामने 25, वेंडर के सामने 20, डिस्काउंट के सामने 5,000। ये पिछले 2 दिनों का ही तो कंसेप्ट है, कैश में इशू कर दिए, कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू कर दिए, और अब कोलेटरल सिक्योरिटी, कहता है बैंक लोन लिया 15,000 का, कोलेटरल सिक्योरिटी थी 25,000। अच्छा, बैंक टू बैंक लोन 15,000, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर 25,000। ये दो शुरू के बाद इसमें पॉइंट में 5,000 की डिस्काउंट आई, इसको राइट ऑफ करना मत भूलना, एसपीएल टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लास्ट एंट्री। ये देखो 2 एंट्री है, ये 2 ये एसेट्स खरीदी, एसेट्स टू वेंडर, वेंडर टू वेंडर, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, और बाद में डिस्काउंट को जो 10,000 रुपए किया गया राइट ऑफ किया। समझ आ गया पूरा क्वेश्चन, इतना मुश्किल तो नहीं था। अब 21 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है जी। इसमें भी पहले डिबेंचर कैश के लिए इशू हुआ है, फिर अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फिर बेटा ऐसा कोलेटरल सिक्योरिटी, तीनों कंसेप्ट है, ठीक है। जो अभी क्वेश्चन करा मैंने बिल्कुल वैसा है, बट हाँ इसकी पूरी बैलेंस शीट बनाकर दूंगा आपको, जितनी इन्होंने बना रखी है उससे भी ज्यादा, ठीक है जी। आपने बस मुझे जर्नल एंट्री ओके करनी है, इलस्ट्रेशन नंबर 21 की सारी जर्नल एंट्री कर दो, 10 मिनट आपके पास, 10 मिनट के बाद मैं बैलेंस शीट डिस्कस करूँ। चलो करो। वो जर्नल एंट्री के बाद ना बैलेंस शीट बहुत इजी है, और ये आपको सीखना है कि मुझे भी पेपर में बनानी पड़ सकती है, ठीक है जी। तो ट्राई करना, पहली बारी में बहुत अच्छा सीख पाए। अच्छा, हम जब जर्नल एंट्री, जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, हम वर्टिकल फॉर्मेट यूज करते हैं कंपनी के लिए। सबसे पहले लायबिलिटीज देन एसेट्स लिखते हैं, मतलब लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में जो चीजें क्रेडिट होती है ज्यादा से ज्यादा वही तो जा सकती है लायबिलिटी में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले ना जर्नल एंट्री की क्रेडिट साइड बहुत अच्छे से देखें, अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से, ठीक है। देखना मेरे साथ साथ प्लीज। बाबू मैंने पहली जर्नल एंट्री देखी, क्रेडिट हो रहा है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लेकिन ये 11 लाख का क्रेडिट हो रहा है, अगली एंट्री में ही ये डेबिट हो रहा है, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये तो बचा ही नहीं, छोड़ दो। इसमें देखो क्या क्रेडिट हुआ, डिबेंचर और सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ, दो चीजें तो मुझे ये प्रेजेंट करनी है, डिबेंचर और प्रीमियम। आगे बढ़ो बेटा, करंट लायबिलिटी और वेंडर, बेटा लेकिन वेंडर जितना क्रेडिट हुआ उतना ही अगली एंट्री में वेंडर डेबिट हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। एक डिबेंचर, एक सिक्योरिटी प्रीमियम, तीसरी करंट लायबिलिटी। अभी तक कोई दिक्कत समझ आई? बढ़े आगे 3 बाबू, फिर अगली एंट्री में वेंडर और प्रीमियम, ओ सॉरी डिबेंचर और प्रीमियम, डिबेंचर प्रीमियम और करंट लायबिलिटी तो मैंने पहले से सोचा हुआ है, डिबेंचर और प्रीमियम और आ गया, क्या फर्क पड़ गया, बैंक लोन चौथी आइटम, पांचवी आइटम फिर डिबेंचर, ठीक है। क्या फर्क पड़ गया, कुछ भी नहीं। मेरी तरफ देखना जरा अच्छे से बाबू, एक डिबेंचर, एक सिक्योरिटी प्रीमियम, एक करंट लायबिलिटी, एक बैंक लोन, फिर डिबेंचर आया, वो तो डिबेंचर भी है, मोटी मोटी 4 बातें। बाबू डिबेंचर किसका पार्ट है, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटी सीधा दे रखा है तो करंट लायबिलिटी में कोई हेड क्रिएट नहीं करूंगा, उसके सामने ही लिख दूंगा, ठीक है जी। सिक्योरिटी प्रीमियम याद ही नहीं आने का, शेयर होल्डर फंड, उसमें भी रिजर्व एंड सरप्लस, हालात ऐसे, बैंक लोन, बैंक लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं, इधर देखना। तो सबसे पहली हेडिंग शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, और उसमें भी बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेटा ये मत कर देना सीधा चिपका दो, बहुत पिटाई करूंगा मैं,
9 तरीके के रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं। स्टेक होल्डर को कैसे पता लगेगा कौन सा रिजर्व्स एंड सरप्लस है इसमें? सीधा अगर यहाँ लिख दिया ना अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम का, अच्छा आप ही होते यूजर, आपको पता लग जाए कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम ही है। कैपिटल रिजर्व नहीं हो सकता, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नहीं हो सकता, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं हो सकता, सरप्लस नहीं हो सकता, अदर रिजर्व अदर फंड नहीं हो सकते। 9 है, नहीं पता लग सकता ना, तो लिखना पड़ेगा ना। तो बाबू नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 यही लिखना है आपने, रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड नोट है और इसमें है क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम। 2 बार आया है शायद, एक बार अमाउंट देखना कितनी है दोनों की, 10 और 40 है क्या? 1,00,000 और 10,000 है, 1,10,000 है। तो बाबू 1,10,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, चिपका दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़ते बेटा। नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और उसमें भी है बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये नोट नंबर 2 होगा, कर देता हूं, लेकिन बेटा करंट लाइबिलिटी वाला काम निपटा देते हैं। करंट लाइबिलिटी शायद 40,000 की आई है ना? इस पे कोई नोट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टर्म ही सिर्फ करंट लाइबिलिटी है, तो मैंने चिपका दिया। नोट नंबर 2 बहुत खतरनाक है। आओ जी नोट नंबर 2 पर डिस्कशन करते हैं। नोट नंबर 2 रिलेटेड किससे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से रिलेटेड है। अब आप इसको सबसे पहले लिखोगे डिबेंचर इशूड ड्यूरिंग द ईयर, डिबेंचर इशूड ड्यूरिंग द ईयर। 3 बार डिबेंचर इशू हुए, थोड़ा संभलना, मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको जर्नल एंट्री, थोड़ा संभलना, जल्दी नहीं करना। 10 लाख के एक, 2 लाख के एक, 1 लाख के एक पर यहां डिबेंचर सस्पेंस भी है। 10 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 13 लाख। बाबू डिबेंचर इशूड ड्यूरिंग द ईयर 13 लाख, बट समझदार को इशारा काफी। जहां डिबेंचर जाते हैं वहीं डिबेंचर सस्पेंस माइनस होता है, वहीं माइनस होता है। डिबेंचर सस्पेंस माइनस कर दो, कितने रुपए का बेटा? 1 लाख रुपए का। तो डिबेंचर कितने के हैं? 12 लाख। बैंक लोन भी यहीं जाता है, कितने का दिया हुआ था? 1 लाख। बाबू 1 लाख का बैंक लोन है, इसके बदले में 1 लाख की सिक्योरिटी है, डिबेंचर 1 लाख के ही शो हुए, ऐसे ही है ना? तो बाबू बैंक लोन के ब्रैकेट में तो लिखना ही पड़ेगा ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स वर्थ रुपी 1 लाख। ठीक है जी। यहां से कितनी निकल कर आई बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग 13 lakhs। ठीक है, लो जी यहां से लिख दिया बेटा 13 लाख रुपए, इस साइड का टोटल कर दिया बेटा 14,50,000। लाइबिलिटी साइड निपटा दी। अब डेबिट डेबिट साइड देखो जर्नल एंट्री की, ताकि हम निपटा सके बेटा एसेट साइड को भी। बैंक डेबिट हुआ है पहली एंट्री में, ठीक है जी, बैंक हो गया। नेक्स्ट एंट्री में ये तो कैंसिल ही हो गया था। नेक्स्ट एंट्री में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करंट एसेट्स, उसमें भी बेटा हेडिंग है पी एंड डी एल ओ। पी है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें 4 चीजें आती हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल डब्ल्यूआईपी, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। याद हो नहीं हो कुछ नहीं पता, चलो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वहीं आएगा। बैंक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आगे तो सारे बेटे, कोई रिवीजन बैच है, हम किले फतेह कर देंगे। 12 के बच्चों को ये बड़ा रहता है वो। फिर बैंक डेबिट है, ठीक है जी। 1 लाख का ऊपर था, 11 लाख का और 2.5 लाख की प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, तो फंसने वाला भी कुछ नहीं है बेटा। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्रॉपर्टी
प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, इसमें भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के सामने 2.5 लाख। इसके नोट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए, ठीक है। देन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स याद करो शॉर्टकट CITSO, CITC, ये था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बाबू नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, बस इसी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट बनानी मुश्किल होती है क्योंकि हर चीज के ऊपर नोट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड नोट है। यहाँ आप लिखोगे बैंक बैलेंस, 2 बार आया ना बैंक बैलेंस, 11 और 1 लाख, यानी कि टोटल मिलाकर कितना हो गया 12 लाख। क्योंकि मुझे पता नहीं लगेगा अगर मैं स्टेक होल्डर हूँ, सीधा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सामने 12 लाख लिख दूंगा तो कोई कैश बैलेंस समझेगा, कोई बैंक बैलेंस समझेगा, कोई चेक इन हैंड समझेगा, कोई ड्राफ्ट इन हैंड समझेगा, कोई वेरी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी समझेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 5 चीजें आती है, पता कैसे लगेगा, इसलिए बताना पड़ेगा भैया बैंक बैलेंस ये, ठीक है जी। और यहाँ बैलेंस शीट मेरी मीट आउट हो जाएगी 14.5 लाख से। इन्होंने बैलेंस शीट बनाई तो है, मीट आउट नहीं करी, मतलब इन्होंने एक्सट्रैक्ट बना दिया, जबकि क्वेश्चन है बैलेंस शीट का ही। ये तो बता दिया 14.5 लाख का, या 2.5 लाख का दिखाया, बैंक बैलेंस नहीं दिखाया, मैंने बिल्कुल पूरा कर दिया, ठीक है जी। एक बात बता देता हूँ, एक स्पेशल क्वेश्चन, वैसे 22 तक आपको इलस्ट्रेशन करके लाने, 21 तक तो हम पहुंच ही गए हैं, एक आधी बात करके लानी है आपको। 19 इलस्ट्रेशन मैंने नहीं करा, मैंने पढ़वा दिया था, 19 करोगे और 22 करोगे। 22 में स्पेशलिटी क्या है बाबू, यहाँ डिबेंचर जिंदा हो जाएंगे। आपने डिफॉल्ट करा है बैंक के इंटरेस्ट में या प्रिंसिपल में, डिफॉल्ट किया है तो डिबेंचर जिंदा हो जाएंगे। करके आना ट्राई, हो जाएगा, नहीं होगा तो बैठे ही कल देखेंगे, ठीक है जी। कल से बैच 3:45 बजे चलेगा, 3 दिन के लिए अकाउंट्स, ठीक है जी। ऐसा भी हो सकता है मैं 2 दिन में ही खत्म कर, ठीक है जी। मतलब क्या 2 लेक्चर है, कोर्स खत्म, रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।